हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं ग्रेड 8 साइंस से चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम के बारे में। स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम जो हमारा एक क्या है, बहुत बड़ा पार्ट है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। स्टार्स यानी कि जो तारे होते हैं, सोलर सिस्टम जितने भी प्लैनेट्स हैं या मून है या समथिंग कुछ भी है, उस सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट है जो सेलेस्टियल हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो ग्रेड 8 है उसके अंदर दो बच्चे हैं जो शुरू से ही बातें करते आ रहे हैं हर टॉपिक के बारे में, पहेली एंड बूझो नाम के। वो उन्होंने क्या किया, अपने दादा के गांव गए। उन्होंने वहां नाइट का सीन देखा तो उन्होंने देखा तो वहां पे जो स्टार्स होते हैं वो ज्यादा ब्राइट होते हैं बजाय किसके, शहरों के। तो उन्होंने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी ये जो हमारे गांव के स्टार्स हैं वो ज्यादा ब्राइट कैसे हैं किसके, सिटी के बजाय। तो उसके दादा ने ये बताया कि सिटी के अंदर पोल्यूशन एंड डस्ट जैसी चीजों की वजह से जो सिटी में दिखने वाले स्टार्स होते हैं उनकी ब्राइटनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट गांव में क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी होती है, इस वजह से ग्रीनरी भी होती है, इतना पोल्यूशन भी नहीं होता और डस्टी भी नहीं होते एरियाज, तो इस वजह से जो गांव में दिखने वाले स्टार्स होते हैं वो ज्यादा ब्राइट होते हैं। अब उन्होंने पूछा क्या स्काई के अंदर इनके अलावा भी कुछ और ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो ब्राइटनेस होते हैं, जो सेलेस्टियल होते हैं। तो उन्होंने बताया मून इज ऑल्सो ए सेलेस्टियल बॉडी। जो मून होता है वो सबसे ज्यादा सेलेस्टियल बॉडी है स्काई के अंदर। उसके अलावा और कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं जो किसके अंदर है, स्काई के अंदर है। प्लैनेट्स हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गए, जितने भी ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं जो स्काई के अंदर है। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले द प्लैनेट्स, स्टार्स, moon, these objects are celestial objects. These objects are called celestial objects. तो ये हमारे सेलेस्टियल का मतलब होता है जो चमकदार होते हैं, जो हमें नीचे से कैसे दिखाई देते हैं, ब्राइट दिखाई देते हैं, वो सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब उसके अलावा इसने पूछा कि जो एस्ट्रोनॉमी होती है वो क्या चीज होती है। एस्ट्रोनॉमी द स्टडी ऑफ, किसके बारे में स्टडी, द स्टडी ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जो ऑब्जेक्ट्स हैं एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करना हमारा क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है। तो यहां हम लिखेंगे द स्टडी ऑफ celestial objects, the study of celestial objects and phenomena is called, क्या हो जाएगा हमारा, एस्ट्रोनॉमी। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे वो अनुमान लगाते थे कि किस तरीके से किस डेट को, जैसे जो हमारे कैलेंडर्स होते हैं वो सारे डिपेंड करते हैं क्या जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उन्होंने किस तरीके की डेट मेंशन की है, कोई फेस्टिवल कब आता है। तो जो हमारा कैलेंडर होता है परफेक्टली, जब एस्ट्रोनॉमर्स यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उन्होंने सारा इसका क्या किया, पूरी साइंटिफिकली इसको रिसर्च किया, तो इनके ऊपर ही बेस्ड हमारे कैलेंडर्स होते हैं कि किस तरीके से हम किस फेस्टिवल को कैसे मनाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारा स्काई के अंदर, द मून के बारे में डिस्कस करते हैं। मून इज ए
ब्राइटेस्ट यानी कि सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी। मून हमारा क्या होता है, जैसे जिस दिन जब कंप्लीट डिस्क विजिबल होती है, when complete disk is visible, this day is called full moon day। कैसा डे होगा? फुल मून डे। जो मून होता है उसकी जो शेप्स होती हैं डे बाय डे क्या होती हैं? चेंज होती जाती हैं। तो जो मून की शेप्स चेंज होती हैं वो किस तरीके से होती हैं और कौन से डे को क्या बोला जाता है? when full disk is visible, when full disk is visible, this day is called, this day is called full moon day, full moon day। अब हम उसको क्या बोलते हैं? हमारी जो गांव की लैंग्वेज होती है या जनरली हम उसको फुल मून डे बोला जाता है, क्योंकि जो मून की शेप होती है वो उस दिन कंप्लीट होती है। When full disk is visible, जब फुल डिस्क की तरह ये विजिबल होता है तो दिस डे इज कॉल्ड फुल मून डे एंड दिस डे इज पूर्णिमा। उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा भी बोलते हैं, जो आपके कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग होता है, जो एस्ट्रोलॉजर्स ने रिसर्च किया है। अब उसके बाद क्या होता है? आफ्टर फुल मून डे द ब्राइटनेस ऑफ, आफ्टर फुल मून डे the brightness of moon is thinner day by day, is thinner and thinner, is thinner and thinner day by day। दिन बाय दिन क्या होती जाती है? फुल मून डे के बाद नेक्स्ट डे से ही उस मून की जो ब्राइटनेस होती है वो कम होती, यानी कि पतली होती जाती है। मतलब क्या होगा? जैसे हमारा ये फुल मून था, उसके बाद जो इसकी शेप है वो कैसी आ जाएगी? कुछ इस तरीके से, यानी कि इसकी जो स्फेरिकल शेप थी वो थोड़ी सी पतली होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये थोड़ा सा और पतला शुरू होना हो जाएगा। तो आफ्टर 15 डेज ये विजिबल नहीं होगा, जिसको क्या बोला जाता है? न्यू मून डे बोला जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज 15 दिन के बाद क्या होगा? द मून इज नॉट विजिबल, द मून इज नॉट विजिबल। 15 दिन के बाद ये मून हमें विजिबल नहीं होगा। दिस डे इज कॉल्ड न्यू मून डे। इस दिन को क्या बोला जाता है? न्यू मून डे। एंड अपनी लैंग्वेज में इसको अमावस्या बोलते हैं, जिस दिन हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो मून का मैंने क्या बताया? फर्स्ट डे क्या होता है? फुल डिस्क की तरह कंप्लीट हमें मून शो होता है। दिस डे इज कॉल्ड फुल मून डे एंड द नेक्स्ट डे द ब्राइटनेस ऑफ द मून इज थिनर एंड थिनर डे बाय डे। डे बाय डे उसका जो ब्राइटनेस है वो पतला होता जाता है। एंड आफ्टर 15 डे द मून इज नॉट विजिबल, दिस डे इज कॉल्ड न्यू मून डे। वो हमारा न्यू मून डे होता है। एंड द नेक्स्ट डे द मून्स ब्राइटनेस इज कम। कितनी लिटिल लिटिल, थोड़ी थोड़ी उसकी जो ब्राइटनेस है वो आनी शुरू हो जाती है। एंड अगेन हमारा क्या बन जाता है? फुल मून डे। दोबारा से हमारा क्या हो जाता है? फुल मून डे हो जाता है। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं? फेजेस होते हैं किसके? मून के। ये सारे के सारे क्या होते हैं? फेजेस होते हैं मून के। किस तरीके से? फर्स्ट होगा हमारा जो कंप्लीट डिस्क के तरफ विजिबल होगा, वो हमारा क्या होगा? फुल मून डे। एंड उसके नेक्स्ट डे से ही उसकी जो ब्राइटनेस है वो थिनर एंड थिनर होती जाती है। एंड आफ्टर 15 डेज द मून इज नॉट विजिबल एंड दिस डे इज कॉल्ड न्यू मून डे एंड दिस डे इज कॉल्ड ऑल्सो अमावस्या। उसको अमावस्या भी बोला जाता है। एंड द नेक्स्ट डे, अगले दिन से द ब्राइटनेस ऑफ द मून इज कम बैक लिटिल लिटिल, थोड़ी थोड़ी उसकी वापस आनी शुरू हो जाती है और वापस से वो फुल मून डे बन जाता है। तो ये पूरे फेजेस होते हैं किसके बारे में? मून के बारे में।
अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, जो मून के फेजेस होते हैं, उनका हमारी सोशल लाइफ के अंदर पूरा इंपॉर्टेंस है। किस तरीके से? जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं लाइक दिवाली जैसे फेस्टिवल्स कब मनाए जाते हैं? न्यू मून डे को, यानी कि अमावस्या को। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक जयंती जैसे मनाए जाते हैं फुल मून डे को। अब जब क्या होता है, फुल न्यू मून डे के बाद नेक्स्ट डे जो आता है उसको क्रेसेंट डे भी बोला जाता है। न्यू मून डे का जो नेक्स्ट डे होता है उसको हम क्रेसेंट डे भी बोल सकते हैं। तो ये सारे फेजेस थे मून के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या मून का अपनी भी कोई लाइट होती है? क्या जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी कोई लाइट होती है? अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो मून होता है, मून हमने बोला जब मून क्या करेगा, अपने एक्सिस पे रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। मून कंप्लीट रोटेशन of their on axis is called one complete revolution, is called one complete revolution। उसको क्या बोलते हैं? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब बोला जाता है द मून इज राइज फ्रॉम द ईस्ट इन द इवनिंग। शाम के टाइम जो मून होता है वो ईस्ट से राइज होता है एंड सेट कहाँ होता है? वेस्ट के अंदर। इन द मॉर्निंग टाइम के अंदर वो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर क्या करता है? सेट होता है। तो इसका मतलब है जो मून है वो अपने ही एक्सिस पे, लेकिन जो अर्थ होती है वो मून के चारों तरफ, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वहां जो अर्थ है वो रिवॉल्व अराउंड, यानी कि चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है। अंडरस्टूड। तो ये था हमारा मून के फेजेस के बारे में। तो मून का हमने क्या पढ़ा? जो मून के डिफरेंट फेजेस होते हैं उनकी वजह से ही बहुत सारे क्या होते हैं? फेस्टिवल्स डिपेंड करते हैं। हमारी सोशल लाइफ पे भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो मून होता है उसके ऊपर लाइट पड़ती है वो किस तरीके से पड़ती है, यानी कि जो सन की लाइट आती है वो मून के ऊपर किस तरीके से रिफ्लेक्ट होके हमारे तक आती है। रिफ्लेक्शन। अर्थ का डे पार्ट एंड नाइट पार्ट, मान लिया ये नाइट, ये हमारा मून है, यहाँ हमारा सन है मान लिया। यहाँ से जब लाइट पड़ती है तो मून से रिफ्लेक्ट होके वो जिस पोर्शन पे जाती है अर्थ के, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब जाती है तो जितने पार्ट के ऊपर जो हमारी रोशनी है वो पड़ती है वो पार्ट हमारा डे बन जाता है, और जब दूसरे पार्ट पे आ जाती है तो वो पार्ट हमारा नाइट बन जाता है। और जो वन डे के अंदर एक चक्कर पूरा लगाता है, इसीलिए 12 आवर्स तो डे होता है और बाकी हमारी नाइट होती है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कंप्लीट जो रिफ्लेक्शन होगा सन की लाइट से, फ्रॉम द सनलाइट रिफ्लेक्शन जो हमारे तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें सेलेस्टियल बॉडीज दिखाई देती है। तो ये हमारा मून का फेजेस होगा, मून का सारा सर्कल होता है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद बात करते हैं मून के सरफेस के बारे में। मून के सरफेस के बारे में, किस तरीके से मून का जो सरफेस होता है। अब एक अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो उन्होंने मून पे लैंड किया। उन्होंने मून, जैसे हमें नीचे से मून कैसा दिखाई देता कि सेलेस्टियल बॉडी है, सेलेस्टियल तो हमें लगता है कि वहां बहुत सारी ग्रीनरी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चमक रही है।
बट जब एक साइंटिस्ट ने वहां पे क्या किया, लैंड किया, तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ लार्ज एंड लार्ज माउंटेन्स हैं, वहां नो वाटर है एंड नो एयर है, वहां की जो जमीन है वो सारी की सारी बंजर है। ठीक है, तो इसका मतलब मून के ऊपर हमारा क्या है, नो वाटर, नो एयर, ओनली लार्ज माउंटेन्स। तो वहां हमारा क्या है, लार्ज माउंटेन्स है, जिसकी वजह से वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर, मून के ऊपर। ऐसा हमारा मून का सरफेस है, उसकी सारी की सारी जो जमीन है, जो लैंड है, वो बंजर पड़ी है, वहां कोई भी कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है, ना तो ह्यूमंस के लिए ना एनिमल्स के लिए, वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये मून्स का क्या होगा, सरफेस होगा। अंडरस्टूड। अब उसके बाद बात करते हैं स्टार्स के बारे में। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स, स्टार्स हमें दूर से क्या दिखाई देते हैं कि बहुत छोटे साइज के होते हैं, बट इनका साइज तो बहुत बड़ा होता है। तो हम यहां लिखेंगे स्टार्स एमिट लाइट्स, स्टार्स एमिट लाइट। स्टार्स, देखो हमने ये बोला कि तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो नहीं टिमटिमाते, लेकिन जो स्टार्स होते हैं वो टिमटिमाते। किस वजह से? क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमसे इतनी दूर हैं कि वो हमें चमकते दिखाई नहीं देते, लेकिन जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट एमिट करते हैं। सन इज ऑल्सो ए स्टार, सन इज ऑल्सो ए स्टार, सन भी क्या है, स्टार है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि जो स्टार्स का साइज हमें अर्थ से शो होता है, क्या वो उसका रियल साइज होता है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जब तुम किसी फुटबॉल को अपने पास देखोगे तो उसका साइज इतना बड़ा है, लेकिन तुम उसको दूर से देखोगे तो इसका साइज इतना बड़ा है। तो जो अर्थ है, अर्थ से स्टार या सन तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर तक का है, जिसकी वजह से हमें जो स्टार्स का साइज है वो बहुत छोटा दिखाई देता है। अंडरस्टूड। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्टार्स के बारे में, कि जो स्टार्स होते हैं वो लाइट एमिट करते हैं। और क्या करते हैं स्टार्स, लाइट एमिट करने के साथ साथ स्टार्स क्या, सन भी क्या है, हमारा एक स्टार है, जो लाइट क्या करेगा, हमें रोशनी देता है, जिसकी वजह से वो हमें चमचमाते हुए दिखाई देते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो स्टार्स होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट तक क्या करते हैं, मूव करते हैं। स्टार विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग, जो स्टार्स होते हैं इवनिंग के टाइम क्या करते हैं, राइज करते हैं, एंड मॉर्निंग के टाइम वेस्ट के अंदर क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, यानी कि वहां वेस्ट के अंदर छुप जाते हैं। ठीक है। अब जो सन की ब्राइट, अब जो स्टार्स होते हैं वो हमें दिन के समय क्यों दिखाई देते, क्या वो चले जाते हैं? इसका रीजन क्या है कि जो डे टाइम होता है उस टाइम सन की जो लाइट होती है वो इतनी ज्यादा होती है, वो स्टार्स को दिखने नहीं देती, बट डे के अंदर भी जो स्टार्स है वो पॉसिबल होते हैं। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, हमें मूव करते हुए शो होते हैं, और उनकी जो लाइट है वो डे के टाइम हमें दिखाई नहीं देती। तो ये था आपका स्टार्स के बारे में। अब बात करते हैं कॉन्स्टलेशंस के बारे में। Constellation, a group of stars which have recognizable shapes. स्टार्स के ऐसे ग्रुप जिनकी जो शेप होती है वो रिकॉग्नाइजेबल होती है। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। अब जो कुछ कॉन्स्टलेशन ऐसे होते हैं जिनको हम स्काई के अंदर देख सकते हैं, वो कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारा यहाँ आ जाएगा एक अर्सा मेजर। अर्सा मेजर नाम का कॉन्स्टलेशन है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। अर्सा मेजर के पास 5 to 7 स्टार्स का क्या होता है,
ग्रुप होता है, इसको क्या बोला जाता है, बिग डिपर भी बोला जाता है। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन अराइज होता है कि जो अर्सा मेजर है उसका दूसरा नाम क्या होगा, बिग डिपर होगा। कॉन्स्टलेशन के अंदर ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। अर्सा मेजर के अलावा दूसरा हमारा इसके अंदर आएगा ओरियन। ओरियन नाम का कॉन्स्टलेशन होता है जिसके पास 7 प्रोमिनेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, यानी कि 7 स्टार्स का ग्रुप ओरियन के पास होता है। उसके अलावा एक हमारा सीरियस नाम का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है जो नियर द ओरियन होता है। किसके पास होगा, वो ओरियन के पास होगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉन्स्टलेशंस होते हैं जिनको हम स्काई के अंदर देख पाते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा मून्स के बारे में, स्टार्स के बारे में एंड कॉन्स्टलेशंस के बारे में। अगर नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। थैंक यू।